आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा रखते हैं। सन 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वो अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। सन 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका ये मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनियां ही ना हो जाएं, तब तक हम काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर सकती हैं। ये किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूं, तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूं? जब भी मैं इनमें से कोई भी सवाल सुनता हूं तो मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी है सबसे अमीर व्यवसायी। सन 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्राप थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हॉवर्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजियर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेस्से लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार के 2 दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फॉल थे, जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। श्रॉब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजियर तथा लियरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक ठीक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल हुआ क्या, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप सन 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि ये 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में रह रहे थे, आज हम उससे ज्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ावों जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीला बने, खुला दिमाग रखें और सीखने के लिए तैयार हों, तो वो कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वो सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा, तो उन्हें राह में काफी मुश्किलें झेलनी होंगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है।
वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना ज़्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक से अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वो जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वो दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखपालों ने उसका पैसा हथिया लिया और वो न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वो नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर ये भी उतर गई तो वो अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत मिलियनेयर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि लंबे समय में ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब से वो प्रायः बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे यही कहता हूं कि जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वो ये विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूंसते थे। जैसा मैंने कहा था कि मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता में माहिर बनने की जरूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की जरूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी ये बिना नींव वाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अब भी फैशन में है, इसीलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती है। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती है और वो अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी हैं, उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है, ये तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर से उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल ये था कि ये नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखा चित्रों के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी। चूंकि हम बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका ईजाद किया। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। बरसों तक वो सिर्फ रेखा चित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे।
माइक और मैं सरल रेखा चित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखा चित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज्यादा जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए ये करना ही था। मैं उतना जटिल विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि मेरा साम्राज्य काफी छोटा है, लेकिन हम दोनों की ही नींव एक सी है। आगे मैं आपको वही सरल रेखा चित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वो बुनियादी हैं, लेकिन उन रेखा चित्रों ने 2 छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत वो एक ठोस और गहरी नींव पर काफी दौलत बनाने में सफल रहे। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। ज्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं जानते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये समझाया तो हमें लगा वो मजाक कर रहे हैं। हम 2 छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने हैरान परेशान थे और उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, संपत्ति क्या होती है? उसके बारे में अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत आसान है, इसीलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अमीर डैडी ने अपना सर हिलाया। हाँ, ये उतना ही आसान है। मैंने पूछा, अगर ये इतना ही आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क नहीं जानते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर ये इतना ही आसान है, अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है, तो हर कोई इस फर्क का पता क्यों नहीं लगाना चाहता? संपत्तियां और दायित्व क्या होते हैं, ये समझने में अमीर डैडी को सिर्फ कुछ मिनट लगे। वयस्क होने के बाद मुझे ये दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। ये आसान विचार उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें अलग तरीके से शिक्षित किया गया है। उन्हें दूसरे शिक्षित पेशेवरों ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, लेखपाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय नियोजक आदि। मुश्किल तब आती है जब इन लोगों से सीखी बातों को भूलने या दोबारा बच्चे बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान वयस्क अक्सर महसूस करता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना खुद को नीचे गिराना है। अमीर डैडी किस कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते थे, यानी इसे आसान रखो, मूर्खतापूर्ण रखो या इसे बेहद सरल रखो। इसीलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया, जिससे हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत हो गई। उलझन किस वजह से होती है? इतनी सरल चीज जटिल कैसे बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो दरअसल दायित्व है? इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम वित्तीय साक्षरता पर नहीं, साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज संपत्ति है और कौन सी दायित्व, ये शब्दों से समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पड़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में संपत्ति और दायित्व की परिभाषा देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी गई परिभाषाएं किसी प्रशिक्षित लेखपाल को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को उनसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता।
लेकिन हम वयस्क लोग अक्सर ये मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। हम छोटे लड़कों को अमीर डैडी ने समझाया था, संपत्ति को शब्दों से नहीं अंकों से परिभाषित किया जाता है, और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अमीर डैडी कहते थे, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वो चीज होती है जो अंक आपको बता रहे हैं। ये शब्दों जैसा ही है, शब्द महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं हजारों बार सुनी होगी। और मैंने ये भी सुना था, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठा करते हैं और गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। संपत्ति और दायित्व के फर्क को इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट्स और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये आसान रेखा चित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए थे। ये एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। ये आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संपत्तियों और दायित्वों को बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के संबंध को नहीं जानते हैं, जबकि संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने दो छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया, संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। ये एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब जब संपत्तियों और दायित्वों को रेखा चित्रों के माध्यम से समझा दिया गया है, तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना ज्यादा आसान हो सकता है। संपत्ति वो चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस जिंदगी भर संपत्तियां खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहें। चाहे शब्दों की हो या अंकों की, निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज्यादा साक्षर हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वो नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह के संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है। महत्वपूर्ण तो वो कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी ये होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी ये कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि वो अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। ये एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ये मध्यम वर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ये एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है।
कैश फ्लो ही ये कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने ये अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसीलिए मैं सिहर जाता हूं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन प्रायः ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान लें विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुधा जल्दी ही वो पहले जैसे या उससे भी बुरे वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज्यादा उजागर करता है। अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करना है, तो संभावना इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसा कमाना सीखते हैं। सन 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता था तो ये माना जाता था कि वो होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसों का वादा नजर आता था। आज डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां कारोबार को नियंत्रित कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर है। इसी कारण आज स्कूल के बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वो जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी था। चूंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यताएं नहीं होती हैं, इसीलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो अपनी समस्याओं से उबर नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो ये है कि उन्हें पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उसके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए, ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वो कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन ये नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कराई कैसे जाए। वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुःस्वप्न में बदलने की कहानी। मेहनती लोगों की आम कहानी एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है। नवविवाहित, खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक संकरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वो पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या ये है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वो पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास दो आमदनियां हैं और वो अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है।
कई लोग सोचते हैं कि ये इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में ये 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश ये है कि ये वो पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वो अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वो अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वो अपने नए घर से मेल खाती हुई नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वो जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। अब वो चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वो पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगते हैं। ये प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंचा टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वो जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूंकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वो ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वो मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वो मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वो राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वो अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वो खुद से वादा करते हैं कि वो बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वो अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त जरूरत काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वो मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वो मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं? वो ये नहीं समझ पाते कि समस्या दरअसल ये है कि वो अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। ये समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। ये इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वो संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती हैं। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर्स खर्च कर दिए हैं और इसी वजह से वो आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हैं। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है।
गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वो सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वो दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ न होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें नियंत्रित कर ले। अगर वो दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नजर आती है? अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वो वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वो अनुसरण करते हैं। अक्सर वो परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वो अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने या अकेले रह जाने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे ज्यादा मूल्यवान इसीलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। ये हर चीज के बारे में सच है, चाहे ये खेल हो, संबंध हो, करियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है। एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल आओ। ज्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है। किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित हैं। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थीं। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे जहां वो अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वो शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वो सब अमीर डैडी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वो एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वो इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इसे इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वो नहीं कर सकता शब्दों से भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना कहना ही काफी था, मुझे लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे बरसों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो वित्तीय रूप से शिक्षित थे
और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसीलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला। लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गईं। जब भी टीचर कहते थे, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो माइक और मैं बस अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और उसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल का हमें प्रायः ये जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज्यादा जानने जाते थे, हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराजगी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ, तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं बही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। जो रेखाचित्र आपने देखा वो अपने अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि ये दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने एक रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज्यादा बड़े खर्च, और इसका मतलब ये था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूं। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं, तो हम जानते हैं कि ये संपत्ति नहीं होगा, ये एक दायित्व होगा, क्योंकि ये हमारी जेब से पैसा निकालेगा। तो यहाँ वो तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज़ है, और जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके वो कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलर्स का उपयोग करते हैं, मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी। जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। ये तब की बात थी
जब वो रिटायर हो चुके थे। इसीलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए 10 लाख डॉलर का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़ा नुकसान है चूके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यम वर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपने संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज्यादा पैसा डाल दें तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी और आमदनी बढ़ने में मदद करेंगी। इससे संपत्तियां खर्च के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर आगे बताए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। पहला, समय की क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की क्षति। अक्सर लोग अपने मकान, बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपनी संपत्तियों वाले कॉलम में रखते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसीलिए वो निवेश करते ही नहीं हैं। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वो नहीं बन पाते जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान न खरीदें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और दायित्वों का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूं, ताकि वो उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दें। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वो संपत्तियों में उसका निवेश करें। इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े रहते थे। आगे बाईं तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वो मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटमेंट है। ये रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। ये दिखाता है कि उनकी आय और व्यय समान है, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े हैं। दाईं ओर दिया गया मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन के परिणाम को दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्वों को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित था। अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाला कॉलम खर्च से ज्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम ये होता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। मध्यम वर्ग संघर्ष क्यों करता है? मध्यम वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। वो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में 2 चीजें हैं। पहली, अपने मकान को निवेश मानने की आदत, और दूसरी, ये दर्शन के तनख्वाह बढ़ने का मतलब ये है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं।
हालांकि हो सकता है कि वो अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। ये बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर 401 योजनाएं ला रही हैं। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता, इसीलिए वो किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसीलिए वो महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है। ये शिक्षित मध्य वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। असली विडंबना ये है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वो जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। वो खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप में तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट्स दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वो दायित्वों से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्वों और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा बचा रहे। जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी हो जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5000 के निवेश जो जल्द ही $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वो निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वो निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपको आगे बताया गया रेखाचित्र मिलेगा। एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है, आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। पहला, आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डरों को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाएं इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। तीसरा, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या ये है कि इन तीनों
कंपनी, सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें? अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठी करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं, तो वो अपनी सफलता का आकलन कैसे करें? किसी को ये कैसे पता चले कि अब वो अमीर हैं या अब उनके पास दौलत है? संपत्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर बकमिंस्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। बरसों पहले उन्होंने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया था। उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। उन्होंने लिखा था, दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है। यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्तियों और दायित्वों के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी दायित्व के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है। फुलर की परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती हैं जिनसे आमदनी नहीं होती, जैसे वो चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके गराज में खड़ी है। मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय करने वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम से मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। तो मेरे पास कितनी दौलत है? बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूं, लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूं। हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। ये भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूं, जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूं। अगर मैं आज कुछ भी ना करूं तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य ये होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूं, तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है।
जब तक पुनर्निवेश की ये प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूं। बस इस सरल सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुनें। अध्ययन सत्र अध्याय 2 सबक 2 आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? सार, हम लगभग 3.5 दशक बाद रॉबर्ट और माइक से दोबारा मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाल ली है और अमीर डैडी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक रॉबर्ट का प्रश्न है, वो सन 1994 में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। उनकी और उनकी पत्नी की दौलत अपने आप बढ़ रही है, जैसे कोई गहरी जड़ों वाला वृक्ष बढ़ता है। वो सन 1923 की एक मीटिंग की कहानी बताते हैं, जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के स्वामी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे और जो राष्ट्रपति हार्डिंग की कैबिनेट में थे। 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर के जीवन का दुखद अंत हुआ था और वो या तो दिवालिया थे, या निर्वासित थे, या फिर जेल में थे। संभवतः सन 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी ने उनके दुर्भाग्य में भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम उनसे भी ज्यादा उथल पुथल और परिवर्तन वाले युग में जी रहे हैं। हमारे बचाव के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है शिक्षा और सीखने की योग्यता। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसीलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वो उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग किसी छोटे घर के लिए बनी नींव पर अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं, इसीलिए वो अपने वयस्क जीवन की शुरुआत अमेरिकी सपने का पीछा करने से करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकलने का उन्हें जो एकमात्र तरीका दिखाई देता है, वो है अमीर बनने की रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमजोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वो अंततः लीनिंग टावर ऑफ सबर्बिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंट विषय नीरस और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्होंने मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन देने के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू किया। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद ये एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे 2 किशोर लड़कों को समझाया तो उन्होंने सोचा कि वो मजाक कर रहे हैं। वयस्क ये बात कैसे नहीं समझते हैं? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या ये है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजकों और दूसरों ने ज्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया है। इसीलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषाएं शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित हैं। लोगों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखा चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेखा चित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी मदद करने के लिए किया था। ये संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे प्रायः प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। ये आय और व्यय को बताता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है,
बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्वों के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती हैं, वो आपकी जेब में पैसा लाती हैं। ये दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदें। ये सरल लगता है, लेकिन इतने सारे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वो दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है। बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती हैं। इनमें से हर रेखा चित्र में तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहाँ प्रवाहित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर है। इससे आपको उस वित्तीय स्थिति की कहानी या कथानक समझ में आ जाएगा। ये एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ये एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के कैश फ्लो का पैटर्न है। ये एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इन सरल रेखा चित्रों में कैश फ्लो ये कहानी बताता है कि हर व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। प्रायः कर्ज में फंसे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ नहीं सकती। उल्टा वो कई गुना बढ़ ज़रूर सकती हैं। इसीलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत से, वो उसे तेज़ी से फूंक डालते हैं। ज़्यादा पैसों का परिणाम ये होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों में जिस चीज़ की कमी है वो है वित्तीय शिक्षा। इसीलिए वो अपने पेशे में सफल होने के बावजूद पैसे की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा बनाना तो सीख लिया हो, लेकिन ये नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोग भी पैसे धेले यानी कि वित्त के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने ये तो सीख लिया है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, लेकिन वो ये नहीं सीख पाए कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। रॉबर्ट एक युवा दंपत्ति की कहानी बताते हैं जिनकी शादी होती है और वो इकट्ठे जीवन शुरू करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। दंपत्ति पर पहली मार उसकी पड़ती है जो ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है, टैक्स। और कई लोगों के लिए इनकम टैक्स सबसे बड़ा आघात नहीं होता, ये तो सोशल सिक्योरिटी होता है। ये लगभग 15% है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को जब मेडिकेयर टैक्स रेट से मिला दिया जाता है, जिन सभी में नियोक्ता को बराबरी की हिस्सेदारी करनी होती है, तो वो राशि जिसका भुगतान नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं कर सकता, और कर्मचारी को उस राशि पर भी इनकम टैक्स देना होता है। युवा दंपत्ति का सामना इन टैक्सों से होता है, और जब वो मकान खरीदते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है, और नए मकान के साथ नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान भी आता है। अचानक उनके दायित्व बढ़ जाते हैं और मॉर्गेज तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज हावी हो जाते हैं। दंपत्ति चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। इसमें एक शिशु को भी जोड़ दें और वो ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। ज़्यादा आमदनी के कारण ज़्यादा टैक्स लगता है, कर्ज बढ़ता रहता है और वो अंततः इसे एक कंसोलिडेटेड लोन में अपने मॉर्गेज को एकीकृत करा लेते हैं। लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली हैं, इसीलिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज चलता रहता है। साथ ही वो अपने होम लोन की अवधि को भी बढ़वा लेते हैं। इस दंपत्ति के लिए और उन जैसे इतने सारे लोगों की सच्ची समस्या क्या है? सिर्फ ये कि वो ये नहीं जानते कि वो अपने पास के पैसे का प्रबंधन कैसे करें। इसका कारण ये है कि वो वित्तीय रूप से निरक्षर हैं और संपत्ति तथा दायित्व के सच्चे फर्क को समझते नहीं हैं। इतने सारे लोग ये प्रश्न करने का समय ही नहीं निकालते हैं कि क्या किसी चीज़ में समझदारी है। वो तो बस भीड़ का अनुसरण करते जाते हैं। अक्सर वो बिना सोचे समझे यही बात दोहरा देते हैं जो उन्हें बताई गई है, डाइवर्सिफाई। आपका घर
एक संपत्ति है। आपको ज्यादा कर्ज लेने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। कोई सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैडी के साथ मीटिंग में बैठकर बहुत सारा समय गुजारा था। अमीर डैडी जिन बुद्धिमान लोगों से खुद को घेरे रहते थे, उनसे उन लड़कों ने भी बहुत कुछ सीखा था। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उनके स्कूल में सिखाए जाने वाले मानक रूढ़ियों पर प्रश्न करना सीखा। इससे समस्या उत्पन्न होने लगी और वो अपने शिक्षकों से दूर होने लगे। रॉबर्ट पैसे के मामले में अपने असली डैडी से असहमत होने लगे, खास तौर पर उनके गरीब डैडी के इस दृष्टिकोण से कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत अमीर डैडी अपने घर को निवेश नहीं, दायित्व मानते थे। कई लोग अब भी ये विश्वास करते हैं कि उनका मकान संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर दायित्व है, क्योंकि ये पैसा आपकी जेब से बाहर निकालता है। केवल टैक्स और व्यय के कारण ही नहीं, बल्कि मूल्य कम होने तथा अवसर चूकने के कारण भी, क्योंकि आपका सारा पैसा आपके घर में बंध जाता है। इसीलिए आप किसी दूसरी जगह उसका निवेश नहीं कर पाते और इस वजह से आप निवेश अनुभव की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कभी ज्यादा बड़ा मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले उन संपत्तियों को खरीदें जो मकान का भुगतान करने के लिए कैश फ्लो दें। जब संपत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो व्यय से ज्यादा आय देने लगती हैं, तो बचे हुए पैसे का निवेश संपत्तियों में दोबारा कर दिया जाता है। इससे बैलेंस शीट का संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता है, जिससे ज्यादा आमदनी उत्पन्न होती है। परिणाम ये होता है कि जो अमीर लोग संपत्तियों और दायित्वों के फर्क को समझ लेते हैं, वो ज्यादा अमीर बन जाते हैं। मध्यम वर्ग चूहा दौड़ में अटका रहता है, क्योंकि वो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को संपत्ति मानता रहता है। वो इसलिए भी अटका रहता है क्योंकि उसका वेतन ही उसकी आय का मुख्य स्रोत होता है, और जब उसकी आय बढ़ती है तो उसके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, अपने खाते संभालने के लिए मैनेजर को पैसे देते हैं, क्योंकि उनके पास ये करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं होती। वो महसूस करते हैं कि म्यूचुअल फंड खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहा है, और उन्हें इसलिए सुरक्षित खेलना है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। वो अवसरों का लाभ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अधिकतम कर्ज ले रखा है और पैसा केवल वेतन के जरिए उनकी जेब में आ रहा है। अमीर बनना चाहते हैं? अपने प्रयास आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां खरीदने पर केंद्रित कर लें। जब आप सचमुच समझ लें कि संपत्ति क्या है, दायित्वों और व्ययों को कम रखें, आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा गहरा कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कब दौलतमंद बन गए? रॉबर्ट आर बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। इसे कहने का एक और तरीका, दौलत व्यय वाले कॉलम की तुलना में संपत्ति वाले कॉलम से मिलने वाले कैश फ्लो का पैमाना है। जब आपकी संपत्तियां आपके व्यय पूरे करने लायक पर्याप्त आय उत्पन्न कर देती है, तो आप दौलतमंद बन जाते हैं, भले ही आप धनाढ्य न हुए हों। बाएं गोलार्ध का पल, संख्याओं को देखें और उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानियों को पढ़ना सीखें। संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अगर कोई आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है तो ये संपत्ति नहीं है, ये तो दायित्व है। दाएं गोलार्ध का पल, बैलेंस शीट के रेखा चित्र विभिन्न लोगों के जीवन में पैसे की गतिविधि को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। अवचेतन पल, बहिष्कार का डर लोगों को आमतौर पर स्वीकृत रायों या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर प्रश्न किए बिना उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अक्सर उन्हें वित्तीय नुकसान होता है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं?
इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। बुद्धि समस्याओं को सुलझाती है और पैसे को उत्पन्न करती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। अगर आपकी आदत ये है कि आप मिलने वाली हर चीज को खर्च कर देते हैं तो संभवतः ज्यादा पैसे मिलने से व्यय में ही वृद्धि होगी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी ये होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वो अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। पैसे को पूरी तरह ना समझने की वजह से बहुसंख्यक लोग इसकी भारी शक्ति को खुद पर हावी होने की अनुमति देते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से ये प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। आपकी वित्तीय शिक्षा कब शुरू हुई? क्या ये इस पुस्तक से हुई या किसी दूसरे स्रोत से? जब आपने रॉबर्ट की संपत्तियों और दायित्वों की परिभाषा पहली बार पढ़ी तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? जब उन्होंने कहा कि मकान एक संपत्ति नहीं है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने अपने मकान को संपत्ति माना था? जब उन्होंने अपने तर्क को पूरी तरह स्पष्ट किया तो क्या आपकी धारणा बदल गई? कौन सी कैश फ्लो स्थिति आपके जीवन जैसी सबसे ज्यादा है? आपके मकान के अलावा क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आपने संपत्ति माना था लेकिन जिसने बाद में खुद को दायित्व के रूप में उजागर किया? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ज्यादातर लोगों की शिक्षा में जिस चीज की कमी है वो ये नहीं है कि पैसे कैसे बनाएं, बल्कि ये है कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, क्यों या क्यों नहीं। अमीर डैडी ने लड़कों से कहा था कि अकाउंटिंग में संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन में संख्याएं कौन सी कहानी बताती हैं? आपके जीवन में ऐसा समय कब था जो एक सकारात्मक उपलब्धि जैसा दिखता था, जैसे प्रमोशन या वेतन वृद्धि, लेकिन ये अपेक्षित बैलेंस शीट परिणाम की ओर नहीं ले गया? अगर आप आज काम करना छोड़ दें तो आप आगे कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं? ये संख्या आपको हैरान करती है या डराती है? शब्दावली की परिभाषाएं। 401 के एक अमेरिकी रिटायरमेंट योजना जिसे एरिसा एक्ट ऑफ 1974 ने विकसित किया था जब कंपनियों को इस बात का एहसास हुआ कि वो रिटायर होंगे। संपत्ति, कोई चीज जो न्यूनतम श्रम से आपकी जेब में पैसा डालती है। बैलेंस शीट,
इनकम स्टेटमेंट रेखा चित्र का निचला हिस्सा। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संपत्तियों को दायित्वों से संतुलित करती है। कैश फ्लो, आने वाला पैसा आमदनी के रूप में और जाने वाला पैसा व्यय के रूप में। कैश फ्लो की दिशा ही ये तय करती है कि कोई चीज आय है, व्यय है, संपत्ति है या दायित्व है। कैश फ्लो कहानी बताता है। वित्तीय योग्यता, एक बार जब आप पैसा बना लें तो आप इस पैसे का क्या करें, लोगों से इसे खुद छीनने से कैसे रोकें, इसे ज्यादा लंबे समय तक कैसे रखें और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराएं। स्वर्णिम नियम, जिसके पास सोना होता है वही नियम बनाता है। आय, वो पैसा जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय की सामान्य कारोबारी गतिविधियों के फलस्वरूप मिलता है। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये आय और व्यय को मापता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। दायित्व, कोई चीज जो पैसा आपकी जेब से बाहर निकालती है। म्यूचुअल फंड, विविध शेयर, बॉन्ड या सिक्योरिटीज का समूह जिनका प्रबंधन किसी पेशेवर निवेश कंपनी द्वारा किया जाता है और यूनिट के माध्यम से व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। इन यूनिट्स का विभिन्न कंपनियों में कोई सीधा स्वामित्व मूल्य नहीं होता। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक कल्याण या सामाजिक बीमा कार्यक्रम, जिसे स्वचालित वेतन कटौतियों के जरिए पैसा मिलता है और ये उनके बुढ़ापे तथा विकलांगताओं के वक्त उन्हें आर्थिक सहायता देता है।